मोदी जी आज और कहाँ हैं प्रचार में? आजमगढ़ में हैं, जौनपुर में हैं, भदोही में हैं कि आपने देखा इससे पहले जो मैंने आपको उनका बयान सुनाया कि माफिया साफ हो गए, आतंकवादियों के का सम्मान करते थे ये सपा के शहजादे यानी कि अखिलेश यादव। अब यूपी बदल गया है। अब वो सीएए की बात क्यों कर रहे हैं यूपी में जाकर? बंगाल में करते हैं समझ में आता है, असम में करते हैं सीएए की बात समझ में आता है, यूपी में सीएए को लेकर के उन्होंने जो बात कही और बड़े अलग अंदाज में कही है, बड़े दबदबे के साथ ये बात कही है, तो उसको आप पहले सुन लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे सीटों की, खासतौर पर अगले फेज में जहां पर चुनाव होने जा रहा है। सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी आजमगढ़ में और क्या बोले। इन्होंने सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया, सपा कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो। मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो, मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। यूपी में सीए प्रधानमंत्री का तजोर क्यों है? देखिए, एक तो ये कि जहां वो खड़े थे वो लालगंज में थे। आजमगढ़ की 2 लोकसभा सीटें, एक लालगंज सुरक्षित और एक आजमगढ़, 2 की दोनों भारतीय जनता पार्टी 2019 में हार गई थी। 22 के उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ भले जीत गए थे शाह आलम गुड्डू जमाली की वजह से, लेकिन अब 24 में फिर इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल। 2019 में लालगंज में जो संगीता बलवंत जीती और इन दोनों ही सीटों पर एक एक बार छोड़ के कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। ये 22 का उपचुनाव छोड़ दीजिए तो चाहे आजमगढ़ हो, एक बार रमाकांत यादव सपा से भाजपा में आ गए थे तो जिता दिए थे, और एक बार नीलम सोनकर 2014 में लालगंज जिता दी थी, वरना कभी जीतते नहीं। वो सपा बसपा की सीट है, यादव मुस्लिम कॉम्बो है वहां, यादव मुस्लिम स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है। उसका एक और कहें कि तथ्य के लिहाज से आजमगढ़ जिले में 10 विधानसभा सीटें आती, 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी। क्या बात। एक भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं। अब संगीता बलवंत जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, वो संगीता बलवंत सांसद हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से 2019 में जीती। तो बहुत जिसको कहें कि स्ट्रेटेजिक जगह पर थे। और यहां पर सीए इसलिए उन्होंने कहा आतंक के नाम से जाना जाता था। एक समय में अबू सलेम, दाऊद के गुंडे, इसी सब के लिए आजमगढ़ की पहचान होती थी। मुंबई में धमाका हुआ तो मुंबई पुलिस सीधे आजमगढ़ किसी गांव में टूट पड़ती। तो वो उसी की बात कर रहे हैं, किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उसको बदला है और वहां सीएए का मतलब क्या होगा अब ये बताने की जरूरत नहीं रह जाती इस सारी चीजों को समझने के बाद। तो मुझे लगता है बहुत स्ट्रेटेजिक जगह पर वो बात कर रहे थे कि आजमगढ़ की क्या पहचान थी, सीए से कौन आने वाला है, किसको लाभ होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक और बात भी है कि जो है अभी जो है मेरे हिसाब से कल जो है 14 लोगों को जो है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दिया गया है। 300 लोगों को मिली, 14 को प्रमाण पत्र। सीएए कानून बनने के बाद पहली बार उसका इस्तेमाल हुआ है। 14 को जो है वो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया है। तो वो भी प्रधानमंत्री के मन में कहीं ना कहीं दिमाग में रहा होगा कि ये पहली बार हुआ है, तो वो भी कारण है कि उन्होंने इस तरह की बात की है। यहाँ वैसे चुनाव 25 तारीख को है। हाँ। जी, आजमगढ़ वाली बेल्ट में जो है। और ये बात तो सही है, तो हमने फिल्मों में देखा ना, ये आदमी बस एक वहां से लड़का बुलाया, इसी यहाँ से आजमगढ़ वगैरह से कहीं से यूपी से लड़का बुलाया, वहां जाकर के उसको बंदूक दिया, उससे ठाई ठाई किया और भाग गया ट्रेन पकड़ कर। आजमगढ़ में काफी कुछ वैसा रहा है। चाहे दाऊद का गिरोह हो, चाहे छोटा राजन का गिरोह हो, चाहे अबू सलेम का गिरोह हो, वो सब कहां से था? आजमगढ़ से ही वो सारे लोग जाते थे। और एक तरह से कहें, जब एक कोई उसमें फंस गया, अब जैसे उदाहरण के लिए कश्मीर में पत्थरबाज से तो सब पत्थरबाज लड़के खराब थोड़ी न थे, लेकिन मुसलमान घर के 4 लड़के हैं, 5वां फंस गया। यही हाल वहां भी होता था। जब लोग राइट टाइम हो जाए, कानून व्यवस्था अपना काम करने लगी, तो लोग नई बंदूक पकड़ रहे हैं, नई AK-47 पकड़ रहे हैं, नई बम बना रहे हैं।
देखिए, आजमगढ़ में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। एक तो क्या है, गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में आ गए, बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता रहे। पिछली बार जब 2019 में हार हुई थी समाजवादी पार्टी की, उसमें गुड्डू जमाली की बड़ी भूमिका रही थी। बड़े नेता है वहाँ के, समाजवादी पार्टी में आ गए, विधान परिषद अखिलेश ने उन्हें भेज दिया है। तो मुझे लग रहा है आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की जीत मुझे लग रहा है कंफर्टेबल मार्जिन से होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है वहां पर कि यह गढ़ फिर से समाजवादी पार्टी का नहीं बन सके, लेकिन आजमगढ़ चूंकि अखिलेश यादव भी वहां से सांसद रहे, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत रही है, गुड्डू जमाली के आने से एक एडिशनल एडवांटेज आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी तो को ये आप मिल किसको रहा है। बोल रहे हैं, किसके लिए आसान है सीट ये? समाजवादी पार्टी सपा के लिए आसान। क्योंकि धर्मेंद्र यादव वहां से लड़ गुड्डू जमाली वहां पर आ गए। धर्मेंद्र यादव। हाँ, लेकिन आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा। बहुत सी चीजें बदली हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, मोहन यादव भी वहां लगातार कैंप कर रहे हैं, तो अब सवाल यही होगा कि क्या एकदम से जो दिनेश लाल यादव निरहुआ को वोट मिले थे, क्या वो एकदम से गायब हो जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल। ठीक ठीक। देखिए, उसका चूंकि प्रधानमंत्री ने वो सब चीज़ें सीए पर याद दिलाई है, और ख़ास बात ये है कि उस समय के दंगों को याद दिलाया है, और दंगों को याद दिलाने के पीछे पूरी मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तरीके से वो संदेश दे रहे हैं कि शाहीन बाग के समय क्या हुआ था, किस प्रकार से सीए लाया गया, तो किस कम्युनिटी ने दंगों की शुरुआत की और कौन विक्टिम रहा इसके कारण। मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा कि सारे के सारे यादव जो हैं वो एन ब्लॉक जो है वो आज के दिन में समाजवादी पार्टी के लिए वोटिंग करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और आप देखिएगा कि इतना आसान भी नहीं रहेगा आजमगढ़ का चुनाव। हम लोग लेकिन पहले जब बात करते थे, ओपिनियन पोल वगैरह जब आते थे, तो अब आजमगढ़ की सीट को हम लोग मान रहे थे सपा निकाल लेगी। हाँ, हम लोग मान रहे थे कि समाजवादी पार्टी निकाल लेगी, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, यदि कंप्लीट पोलराइजेशन होता है तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी। ठीक है। और यदि पोलराइजेशन नहीं होता की है, कोशिश है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पोलराइजेशन की कोशिश है, ये कम से आप कम दंगा याद दिलाओगे, सीए याद दिलाओगे, हिंदुओं को कम से कम याद रखने की तो आवश्यकता है कि आजमगढ़ में गुंडई कौन करता है। आजमगढ़ यदि आतंकवाद का पर्याय बन गया है तो इसको बनाने वाला कौन समाज है। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ गया तौर पे आजमगढ़ का, मैं बता दूं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ में हम लोग काफी साल हो गए, अब तो यूपी का कोई चुनाव था, मेरे ख्याल से 17 का चुनाव था, हम लोग कवरेज करने के लिए जा रहे थे, तो जैसे वो हम ऑडियंस बुला करके जैसे शोज करते हैं वैसा हम लोग कर रहे थे। वहाँ कोई इंटर कॉलेज के अंदर हमारा सेट वहाँ लगा हुआ था, एक लड़का हमारे साथ था जो सब प्रोडक्शन वगैरह सब कामकाज वगैरह देख रहा था। अब उसको वहाँ की भाषा समझ नहीं आती ज़्यादा, उतनी हमको भी नहीं आती, तो अब वो इंसिडेंट याद करके हम हंसते हैं, लेकिन उस वक्त डर हो गया था पूरी टीम के अंदर। तो लड़का दौड़ा दौड़ा आया, सर सुनिए क्या हुआ। सर कि कॉलेज के बाहर कुछ लड़के थे, मैं उनकी बात सुन रहा था। क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे मार दे गोली कोई ना बोली मार दे गोली कोई ना बोली। अब आप हंस रहे हैं, आज भी हंस लेते हैं, लेकिन उस वक्त नहीं हंसी निकली थी हमारी। नहीं, तो इसके आगे भी है। ये इलाहाबाद में हम लोगों के यहाँ बहुत चलता है, मार दो बम हो जाए कम, मार दो बम हो जाए कम। तो ये है, लेकिन मतलब ये तो सच है कि एक समय में आजमगढ़ में जिस तरह से आतंकवाद से जुड़े लोग, गुंडों से जुड़े हुए लोग, बड़े माफिया दाऊद अबू सलेम, तो वो एक समय था जब वो आतंक का हर दूसरे चौथे लगता कि हाँ यहाँ है। लेकिन वहीं का एक रोचक किस्सा और है कि बसपा से अकबर अहमद डंपी लड़ने गए तो उन्होंने जाके कहा इस देश में कौन गुंडा हुआ? 2 ही तो गुंडे हुए, एक संजय गांधी जो नहीं रहे और दूसरा हम। उसके बाद हो गया वहां दंगा, मुसलमानों और यादवों में हो गई लड़ाई, अकबर अहमद डंपी हो गए सांसद। वाह, तो ये भी हुआ है वहां। तो ऐसा नहीं है जो अभी आप रागी जी से पूछ रहे थे कि मोदी जी ध्रुवीकरण कर रहे हैं, सब चुनाव जीतने के लिए अपने पक्ष का वोटों का जरा 20 तारीख और 25 तारीख वाली सीटों की हम लोग जरूर चर्चा कर लेते हैं। 41 सीटों पर वोट बाकी है यूपी में, 39 सीटों पर अभी चुनाव हुआ है। तो 20 वाला जो बेल्ट है ये तो सारी मुझे लग रहा है अवध वाली बेल्ट है। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी इसमें आ जाएगा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, अयोध्या आ गया, मतलब इसमें कैसरगंज और गोंडा। समीर जी 20 वाली की रिपोर्ट बताइए। नहीं, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो
चुनौतीपूर्ण सीटें थी, तो वो पहले 2 फेज के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर थी, जिसके अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें ज्यादा थी। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लग रहा है ऐसे किसी भी सीट के अंदर आप देखोगे, एक रायबरेली सीट जरूर ऐसी है कि जहां राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे, तो निश्चित रूप से वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टफ सीट रही है। भारतीय जनता पार्टी मान के चलती रही है कि सोनिया गांधी वहां से जीतेगी। तो रायबरेली और अमेठी तो भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में काउंट भी नहीं कर रही थी। 19 में जाकर जब वहां पर स्मृति ईरानी लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हम जीत सकते हैं। इस बार जरूर रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी फाइट दे रही है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वहां जीत या हार हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लखनऊ से राजनाथ सिंह को कोई चुनौती नहीं, राजनाथ सिंह बहुत आराम से जीतेंगे। अमेठी में स्मृति ईरानी की जीत है। झांसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, होगी झांसी वहां पर ये बुंदेलखंड की बेल्ट वाली सीटें आ वहां गई पर इसमें। बांदा फतेहपुर कौशंबी में मुझे लग रहा है कि थोड़ी एक फाइट हो सकती है वहां पर, एक देखा जाए अगर तो। बाकी कोई बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोड़ा, कैसरगंज का मामला निपटा ही दिया। कैसरगंज ब्रिजभूषण के बेटे को मिली टिकट ना? दे दिया, तो उसके कारण अब गोड़ा सीट जो वहां से ब्रिजभूषण सिंह पहले सांसद रहे, तो गोड़ा 20 से, मई वाला चरण अब पूरा भाजपा का चरण ये मान पूरा चरण भाजपा का है। यहाँ एक, कई दो, दिक्कत तीन, नहीं है। चार, रायबरेली पाँच, सीट छह, छोड़ दो सात, आप, आठ, 14 मुझे लोग लग रहा है कि कई तकलीफ नहीं है। 15 15 है, 14 जो भी सीटों पर होने वाला है, 14 14 पर होने वाला है। एक रायबरेली छोड़ के 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास बिल्कुल आराम एक से। रायबरेली छोड़कर। और देखिए लखनऊ कम से कम 3-4 लाख मतों के अंतर से जीतेंगे। मोहनलालगंज में भी बड़ी जीत होने वाली है। झांसी कम से कम 3 लाख मतों के अंतर से जीतेंगे। हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, बाराबंकी, फैजाबाद तो अब अयोध्या हो गई, कितने रिकॉर्ड से जीतेंगे इसको सोचा जा सकता है। कैसरगंज में दबदबा था, है और रहेगा, बेटे का ही हो जाएगा। और गोंडा में भी कोई मुश्किल नहीं वाली। रायबरेली एकमात्र ऐसी सीट है। और रायबरेली में देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं, उस दिन मैंने आपको कहा था, अब मुझे जो वहां से बातचीत करके कहीं न कहीं प्रत्याशी चयन में भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी, बड़ी गलती कर दी। बोलिए ना कि जीत रहे हैं राहुल गांधी, जीत रहे हैं, मैं कहता राहुल हूं गांधी जीत रहे हैं। अगर ये जो स्थिति है भाई, अदिति सिंह रायबरेली की विधायक है और लखनऊ और में वो प्रचार कर लखनऊ रही है। जाके राजनाथ सिंह का प्रचार कर रही है। एक सोशल मीडिया पे पोस्ट तक नहीं उनकी। मनोज पांडे ऊंचा आर के विधायक हैं, वो भी उस तरह से समर्थन नहीं कर रहे हैं। अमित शाह उनके घर गए तो कहा कि थोड़ा नरम हो गए, लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम होना चाहिए, और चूंकि अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह और दिनेश प्रताप सिंह की पुरानी फॉर व्हाटएवर रीजन अभी बीजेपी वहां अपना हाउस इन राहुल ऑर्डर गांधी नहीं कर सांसद बन रहे हैं। बिल्कुल, प्रियंका जी उपचुनाव रायबरेली में यही प्रॉब्लम है, क्योंकि रायबरेली में अपने जो बीजेपी की अंदरूनी कला है वो कहीं ना कहीं सामने है, और उसके कारण जो है, जो राहुल गांधी है उसके लिए आसान होगी ये सीट। लेकिन अदरवाइज ये बहुत अच्छा फाइट होता अगर सभी लोग जो हैं वो मिलके वहाँ पे चुनाव लड़ या रहे कोई होते। और उम्मीदवार दिया कोई जाए। भी या अच्छा उम्मीदवार प्रत्याशी या होता। फिर पूछ के वहाँ पे विधायकों से पूछ के बात करके जो है वो कोई प्रत्याशी दिया गया होता।